नमस्कार। प्रत्येक सोमवार को 6 बजे सरोकार में हम उपस्थित होते हैं समाज में हमारे जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर। दर्शकों का हमेशा ये रहता है कि हम विभिन्न विषयों को उनके सामने लेकर उपस्थित हो। अभी शादी का मौसम है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो खुशियाँ दिखाई पड़ती हैं वो बाज़ार से लेकर घरों में। यहाँ दो परिवारों का और दो आत्माओं का, दो अनजान लोगों का मिलन होता है और शादी के बंधन में दो परिवार मिलते हैं, बहुत खुशी खुशी से मिलते हैं। तैयारियां बहुत दिनों से होती है और सभी को मालूम है कि कोविड के टाइम में शादियां जो हैं नहीं हो पा रही थी, तो इस बार शादी जो है मुझे लगता है कि हर किसी के परिवार में एक दो शादियां हैं और आप सभी लोग उसमें उपस्थित हो रहेंगे। संगीत से लेकर, हल्दी से लेकर और तिलक जो हमारे यहाँ की प्रथा है, और उसके साथ में फिर शहनाइयों की गूंज। लड़के लड़कियाँ जो है बहुत सारे ख्वाब देखते हैं। लड़कियाँ जो है पढ़ी लिखी होती हैं, फिर भी आज के समय भी उन्हें ये रहता है कि घोड़े पे उनका राजकुमार आएगा और उन्हें लेकर एक अलग दुनिया में लेकर जाएगा, जहाँ वो दुनिया उनके लिए अपरिचित होता है। माता पिता के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक नए परिवार में जाकर उनकी लड़की जो है एक नए घर का निर्माण करती है। साथ में बहुत खुशियाँ होती हैं, लेकिन कभी कभी ये खुशियाँ जो हैं दुख में बदल जाती है। और उसके पीछे अगर देखा जाए तो बहुत वर्षों से एक प्रथा हमारे देश में, समाज में, और ये कहे अगर कि परिवार में भी घुन की तरह या दीमक की तरह खाई जा रही है कि लड़कियां जो है पहले के समय में जितनी निडर या जिस तरीके से स्वावलंबी थी, आज उससे ज़्यादा है। लेकिन दहेज की जो है बात, वो उनके पढ़ाई लिखाई, नौकरी के बाद भी उनके साथ ये जुड़े हुए है। दहेज क्या है, पहले क्या था और आज का स्वरूप क्या है। पहले ये लोग सोचते थे कि हमारी बेटी जा रही है तो चलो उसके साथ में हम उसके पिता की संपत्ति जो है, जो बच्चों के लिए, बेटे के लिए रखा गया, तो उसमें से हम कुछ उसको दे, जिसमें उसके आगे की ज़िंदगी जो है नए परिवार में जाकर उसे अगर कुछ अपने लिए सोचना हो, ख़रीदना हो तो वो ख़रीद पाए। लेकिन इसका स्वरूप जो है कुछ विकृत हो गया है। आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में बहुत ख़ास मेहमान उपस्थित हुए हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्र से आते हैं और ये अपने विचार और दहेज के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, इनका परिचय कराते हैं। सबसे पहले मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं, सबसे अंत में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रेम यूथ फाउंडेशन के ये अध्यक्ष कहिए, सचिव कहे, सब कुछ है, और युवाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इनका नाम है प्रेम कुमार। स्वागत है प्रेम कुमार जी आपका हमारे स्टूडियो में इस मुद्दे पे बात करने के लिए। उनके बगल में बैठी हैं रश्मि शेखर जी, ये शिक्षाविद हैं, अमेठी कॉलेज में पढ़ाती हैं और लड़के लड़कियों को जो आने वाले समय में उनका भविष्य का निर्माण करती है और उन्हें बताती होंगी कि आप कैसे जीवन साथी चुने और किस तरीके का विचार हो, उनके संस्कार कैसे हो। रश्मि जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नई पीढ़ी की एक नौजवान युवा और उनके बहुत सारे सपने होते, इसलिए आज हम अपने स्टूडियो में आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं भाव्या जी को। भाव्या जी एक अभी लॉयर है और ये इस विषय पे इनका शोध भी चल रहा है, दहेज प्रथा पे, और LLM कर रही हैं, साथ में PhD का इनका चल रहा है। तो भाव्या पंकज जी को हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में, क्योंकि युवा जो है इस मुद्दे पे बहुत बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। इनका बहुत अच्छा पढ़ाई के क्षेत्र में भी रहा है। तो आपका स्वागत है भाव्या जी। और ठीक मेरे बगल में नुपुर प्रसाद जी हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसके साथ में एक शिक्षाविद भी हैं और महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, लड़कियों को लेकर बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। तो उनका कार्य जो है बहुत उनके निर्माण में, युवा लड़कियों के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और लड़कियां जब एक नए घर में जाती हैं तो उसकी तैयारी भी कैसी हो, इसके बारे में बताती है। नुपुर जी आपका भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मुझे लगता है कि इस विषय की शुरुआत अगर हम नुपुर जी आपसे करें तो बेहतर होगा
कि आप ये बताइए कि दहेज, आप एक माँ हैं और जैसे कि हम लोग बातचीत भी कर रहे थे तो आपकी 2 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है और एक लॉयर है, एक बेटा है। बेटी की शादी जब की और आपकी शादी हुई तो उसमें क्या मतलब आपको दिखा कि चेंजेस आया कि आपके समय में जिस तरीके की शादी हुई थी तो उस समय दहेज नाम की चीज़ थी और आज है कि नहीं? क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे सटीक प्रश्न आपके लिए होगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं जो भी महिलाएं हमारे आज के प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियों को चांद की तरह मत बनाओ कि लोग घूर घूर कर देखें। बेटियों को सूरज की तरह बनाओ कि घूरते ही उनकी नज़रें नीचे झुक जाए। तो ये बेटियों को पालने का सबसे अच्छा तरीका है। कोई भी रीति, कोई भी प्रथा हमारे यहाँ कुरीति में जब तब बदल जाती है जब उसका गलत उपयोग हो। तो दहेज जब शुरुआत हुई तो उस समय वो एक स्त्री धन की तरह दिया जाता था। हमारे समय में तो दहेज बहुत ही मतलब उस समय उग्र रूप में था। काफ़ी लोग मतलब खुल के मांगते थे दहेज और मतलब उसके मांगने में ज़रा भी झिझक नहीं थी। लेकिन मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे जो ससुर जी थे उन्होंने एक ही लाइन हमारे पिताजी को कहा कि आपका ओहदा मेरे से बहुत ऊंचा है क्योंकि आप बेटी दे रहे हैं और मैं ऐसे हाथ फैला के ले रहा हूँ। तो इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये उनकी सोच थी। आज मैंने अपनी बेटी की भी जब शादी की तो मुझे ऐसी ही बात सुनने को मिली। मेरा सीना गर्व से गदगद हो गया जब मेरे दामाद ने और उनके मतलब मेरे समधी जी ने कहा कि आप लोग बारात लेके आइए और हम लोग आपका स्वागत करेंगे झारखंड में, क्योंकि आप इतनी डॉक्टर लड़की आप दे रहे हैं हमें, तो बहुत मतलब हम चाहेंगे कि आप आइए और हम लोग आपका स्वागत करें। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, फिर आगे हम लोग आपसे और भी बातें करेंगे जो अभी आप काम कर रही हैं उसके विषय में। रश्मि जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप एक शिक्षाविद हैं, लड़के लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाती हैं और उनका संस्कार या उनकी सोच जो है उसी समय तैयार होती है, क्योंकि वो उस उम्र में प्रवेश करते हैं जहाँ से आगे की उनकी ज़िंदगी शुरू होती है। तो आप कैसे लड़कियों के मन में या लड़कों के मन में इससे दहेज, तो देखिए ऐसा है कि आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन परिवार होता है, कई घरों में कई तरह की बातें होती हैं तो सुनते हैं तो उनके मन में होता है कि हमें भी चाहिए ये चीज़। तो आप बताइए कि आप कैसे इन सारी चीज़ों को, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग जो पढ़ाते हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हर एक स्टूडेंट को हम लोग यही बोलते हैं कि बच्चे काबिल बने, आश्रित ना बने, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आप काबिल बनोगे तो आश्रित नहीं होगे। कहने का मतलब है, अगर कोई लड़का है, अगर वो काबिल बनेगा तो खुद ब खुद उतनी क्षमता अपनी बढ़ा लेगी कि उसे दहेज पर आश्रित नहीं होना होगा। अगर वो लड़की है, अगर वो काबिल बनेगी तो वो खुद ब खुद इतनी गुणी होगी, जैसे इन्होंने कहा कि उनकी बेटी डॉक्टर है तो उनके दामाद और उनके ससुर ने कहा कि आप बारात लेके आए, तो यानी क्या हुआ, इनकी बेटी काबिल बनी, आश्रित नहीं बनी। तो यही चीज़ हम लोग समझाते हैं। और मुझे ये कहते हुए अच्छा फील हो रहा है कि अब के जनरेशन में आप अगर बात करेंगे तो ये सोच आ चुकी है बच्चों में। लड़के में ये ईगो टाइप का आ गया है कि हम दहेज क्यों लें, हम खुद कमा लेंगे। तो ये अच्छा बदलाव आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है एक समाज आएगा, जल्दी ही आएगा, जहाँ पे ये दहेज प्रथा चली जाएगी। आप अभी देख रहे होंगे बहुत सारे इंटर स्टेट मैरिज हो जाना। हमारे यहाँ के बिहार के तो बहुत सारे यंग जनरेशन बाहर जा रहे हैं, वहाँ देखिएगा साउथ शादी कर रहे हैं, बंगाली से शादी कर रहे हैं। तो ये जो दो स्टेट का बदलाव है, मिलन है, उसमें दहेज तो कहाँ चला गया है आप उसे ढूंढ भी नहीं पाइएगा। तो ये आएगा, एक बदलाव आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है जब लड़के लड़कियां दोनों मिलकर शादी प्लान करेंगे और अपने मदर फादर को बुलाएंगे कि आओ आप हमारी शादी अटेंड करो। बिल्कुल सही कह रही हैं रश्मि जी। अंतर्राज्यीय विवाह को तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अंतर्जातीय विवाह जो होता है उससे अभी कुछ
हमारे समाज के लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो प्रेम कुमार जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो है दहेज प्रथा कहते हैं इसे, ये प्रथा कैसे हो गया? और ये मतलब वरदान तो मुझे नहीं लगता है कि वरदान के रूप में हम इसे देखें। कलंक भी अगर है तो मुझे लगता है कि ये कलंक भी शब्द है, ये क्या इसके लिए उचित है? और आप चूँकि बहुत युवाओं को लेकर यूथ फाउंडेशन आपने अपना बनाया है। बहुत अच्छा। देखिए, दहेज तो हमारे यहाँ आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन दहेज का मतलब था कि जो हृदय से दिया हुआ दान। लेकिन अब जो दहेज का अर्थ हो गया वो पलट गया। अब है कि दहेज का मतलब हुआ कि उसको दहंज के लेना। और अभी रश्मि जी बोल रही थी, आप जो बोल रहे हैं यह मेट्रो सिटी की बात है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में हमको हंसी आती है कि कहीं मोटरसाइकिल के लिए विवाहिता की हत्या, कहीं भैंस के लिए मार दिया जाता है कि उसको गाय नहीं मिला दहेज में। तो यह बड़ा इसका विकट और विषम स्थिति उत्पन्न हुआ है समाज में, और एक स्टेटस सिंबल भी बन रहा है कि लोग फलाने अपना प्रचार करता है कि हम बेटा का इतना लाख करोड़ फलाना ढिकाना। तो यह एक जो हमारा युवा है, इसको लगता है कि अगर हम बिना दहेज के शादी करेंगे या दहेज नहीं लेंगे तो हमको लोग समाज में हीन भावना से समझेगा या हमको लोग नोटिस नहीं लेगा। तो ये इस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी दहेज प्रथा को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हैं और लगातार जन चेतना भी चल रहा है। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन दहेज हत्या का मामला लगातार बढ़ रहा है। यह एक चिंता का विषय है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहर क्षेत्र में जो है कुछ इसका अभी देख रहे हैं कि कमी आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी है। जैसे आपने कहा कि मोटरसाइकिल के लिए, मोटरसाइकिल से भी खराब स्थिति में अगर कहें कि साइकिल के लिए भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बर्तन के लिए और कि गहना के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। अभी हमारे सामने एक युवा बैठी हुई लॉयर हैं, एडवोकेट उसमें है, और उनका विषय भी ये है। तो हम भाव्या आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो प्रथा है, इसके सरकार की ओर से तो बहुत सारे प्रावधान आए हैं, बहुत सारे इसमें है कि अगर आप लेते हैं और देते हैं, दोनों में आपके पनिशमेंट की बात है। पनिशमेंट तो तब है कि जब दिखाई देगा। तो आप बताइए, दहेज का जो कानून बना है और उसके पहले जो नहीं था दहेज कानून, उसमें के बनने के बाद और पहले की स्थिति क्या थी, और दहेज मतलब लेने की प्रथा कैसे आई? सबसे पहले एक बात होती है, किसी चीज़ का भी दो पहलू होता है, एक अच्छा और एक बुरा। तो जैसा कि मैम ने बताया कि ये स्टार्टिंग में जब हमारे कंट्री में आया था तो वो दहेज, ये वर्ड अरेबिक वर्ड है, स्त्री धन था हमारे वर्ड में, अरेबिक वर्ड। और इसको स्त्री धन जब हम लोग, जब भी कभी एक बेटी अपने घर जाती थी, दूसरे घर जाती थी शादी करके, तो वहाँ पे क्या किया जाता था कि अपना जो पिता था वो अपनी बेटी को पैसे दे के भेजता था कि वहाँ पे वो स्टेटस मेंटेन कर पाए। एंशिएंट टाइम का अगर हम लोग बात लेते हैं तो उस टाइम के टाइम में जितनी विमेन होती थी और जितनी वाइफ होती थी, उनका स्टेटस इतना ही इक्वल होता था जितना आज के टाइम में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, उन सब का इक्वल है। तो वहाँ पे हम लोग इस पूरे प्रोसेस को, जो डाउरी सिस्टम था और दहेज का जो प्रथा था, वो इसीलिए दिया जाता था कि वो दूसरे सोसाइटी में जा रही हैं, दूसरे घर में जा रही हैं, तो वहाँ पे वो अच्छे से अपना घर को मेंटेन कर पाएँ, अपना रिस्पेक्टफुली रह पाएँ। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, हम लोग का सोसाइटी चेंज हुआ, यहाँ हमारे सिस्टम में डाउरी सिस्टम नहीं था। जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए तो उनके सिस्टम में सरप्राइजिंगली जो डाउरी सिस्टम था, जो दहेज का सिस्टम था, वो उनके सिस्टम में था। वहाँ से हम लोग का कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा एब्जॉर्व कर लिए, उसको इतना ज़्यादा अपने कल्चर में अडेप्ट कर लिए कि आज के टाइम पे सब लोग दहेज को बहुत नॉर्मल लेते हैं। किसी को भी दिमाग में भी नहीं आता ये जो दहेज वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है, हमारा तो स्त्री धन था, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। इतना ज़्यादा इसका केस बढ़ गया था कि हर 90 सेकंड में हर एक औरत इंडिया में जल जाती थी। क्यों? दहेज के मांग के कारण। लेकिन जब हमारा प्रोहिबिशन, जब ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंडिपेंडेंट हो गया हमारा कंट्री, फिर भी देखा गया कि दहेज का जो प्रथा है वो रुक नहीं रहा है। सब उसके चाह में जो भ्रूण हत्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ दहेज के कारण बस।
तो उसके लिए हमारा डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1961 के अंदर, जिसमें बहुत सारा रेगुलेशन है। बहुत छोटा सा एक्ट है ये, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन है जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसा वहाँ पे डाउरी क्या है, दहेज क्या है, उसमें कौन लेना है, किसको देना है, गिफ्ट लेना है, देना है, इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो ये है। और उसके पहले भी अगर जब ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आया था, तो उसके पहले भी हम लोग का आईपीसी के अंदर सेक्शन 498 के ए के अंदर ये प्रोविजन था। तो लॉ हाँ, से भाव्या, ये जो आप कह रही हैं कि बहुत सारे एक्ट आए, 1961 में एक्ट आए, तो इन सारे चीज़ों का मुझे लगता है कि समाज के बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं और जागरूकता की कमी बहुत है, कमी है, बहुत कमी है। बहुत तो कमी मैं है। चाहूँगी रश्मि आपसे जानना कि एक्ट के बारे में, जैसे है कि हम लोग प्रावधान क्या है और उसका किस तरीके से लड़कियां हैं उसका प्रयोग कर सकती हैं या परिवार, क्योंकि लड़की जब किसी उसमें जाती है तो कम से कम वो एक माँ बनती है और उसको मालूम होता है कि इसके क्या है। तो आप ये बताइए कि लड़कों को भी बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर इस तरीके का दहेज लेंगे तो वो कानूनी क्या ये है। तो आप लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कैसे इन सारे चीज़ों, क्योंकि आप जान रही हैं कि आज अगर सिविल सर्विसेज में निकलते हैं या डॉक्टर इंजीनियर है तो उनकी क्या स्थिति होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे इस पे हम लोग ये करें। देखिए, ये बात तो सही है कि हमारे जो समाज में दहेज प्रथा है वो बिल्कुल कहते हुए गलत नहीं होगा कि एक कुप्रथा है, और इसे बनाने वाले हम ही इंसान हैं। हम ही आप में बैठे हुए लोग, हमारे ही परिवार के सदस्य ने इसे बनाया है। इसके दहेज का जो नियम कानून है, लेने का नियम कानून, वो भी हम ही इंसान ने बनाया है। जी। सरकारी नौकरी है तो उसकी डिमांड ज़्यादा, आपने उनका वैल्यू फिक्स कर दिया है। आप प्राइवेट में हैं तो आपका वैल्यू फिक्स है। मतलब आपने क्या किया, आपने उस लड़के को एक प्रोडक्ट बना दिया है और उसका रिटेल प्राइस MRP फिक्स कर दिया है। यानी कि लड़की जो है, देखिए यहाँ भी आप फीमेल को ही ऊपर डाल रहे हैं, आपने उसे कस्टमर बना दिया है और वो तो प्रोडक्ट है भाई। गलत चाह के भी आप इस कुप्रथा में फीमेल को ही ऊपर डाले हैं। परचेस कौन कर रहा है उस प्रोडक्ट को? फीमेल जाके करती हैं। तो हम लोग इसे कभी कभी अपने क्लास में इन बच्चों को ये बात देने दिमाग में डालते हैं कि बच्चे, तुम अगर डॉरी लोगे तो तुम क्या बन रहे हो? तुम कोई ऊपर की उपाधि पे नहीं जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तुम प्रोडक्ट बन जा रहे हो। तो या तो सोचो तुम बनना चाहते हो प्रोडक्ट, तो लो भाई डॉरी। Once you are going to take the dowry, that means you are a product. You are not a human being. बहुत बढ़िया आपने कहा कि ये सही में कि जब आप कुछ खरीदने जाते हैं कोई सामान को, तो उस सामान का भाव लगता है और उसके बाद हम लोग उसका निर्णय लेते हैं कि इसको लिया जाए कि नहीं लिया जाए। और सबसे हंसी की बात है कि हमारे समाज में हमारे बड़े और बुजुर्ग वहाँ बैठकर इसका बार्गेन करते हैं, मोल भाव करते हैं। बताइए उस लड़के को, या तो आप एक इमेजिनेशन कीजिए, लड़का बीच में बैठा है, नहीं हम 25 नहीं दे पाएंगे, 20 देंगे, ये भी बहुत ज्यादा है। मतलब क्या चल रहा है ये समाज में, हो क्या रहा है? बिल्कुल, आप समाज अपने में बेटे क्या को हो रहा बेच है, रहे हैं। समाज में क्या हो रहा है, ये सही में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम सब के लिए। क्योंकि जिस विषय पे हम बात करने बैठे हैं, यहाँ सभी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं। नुपुर जी, आप ये बताइए कि जैसे कि रश्मि जी ने भी कहा है अभी कि एक प्रोडक्ट के रूप में रखा जाता है लड़का को, तो लड़की को भी तो प्रोडक्ट के रूप में वहाँ पे रखा जाता है कि आप लड़की का क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितनी मतलब देखने में सुंदर है कि नहीं, पढ़ी लिखी है कि नहीं। और पहले के ज़माने में तो होता था लिख कर देखते थे कि उसको एड्रेस लिखना आता है कि नहीं, मैट्रिक तय है। तो इसके बारे में बताएं। के भी दिखाइए, ये सब तरह की बातें भी होती थी जी। लेकिन मैं यहाँ सहमत हूँ अभी जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि ये शहरों में तो काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी मानसिकता वही है। तो मैं इस बात पे सहमत हूँ कि समाज ये तभी बदलता है, कानून कितने भी बन जाए, सरकार के कानून बना देने से सब कुछ नहीं बदल सकता जब तक कि हमारी सोच नहीं बदलेगी। और सोच तभी बदलेगी जब समाज में बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। तो ये प्रथा तभी मतलब जड़ से जा सकती है जब हम लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ाएं और उन्हें एक सामान की तरह प्रस्तुत नहीं करें, उन्हें इतना स्वावलंबी बनाएं
कि वो खुद के पैरों पे खड़ी हों और एक समान की तरह प्रस्तुत नहीं हो, उनके लिए इज्जत हो, सम्मान हो, सिर्फ लिखित में नहीं, जैसे दीवारों पर स्लोगन्स लिख दिया कि स्त्रियों का सम्मान करें, उससे बड़ा देश आगे बढ़ता है। ये चीज़ें लोगों के मस्तिष्क में बैठनी चाहिए, मन में बैठनी चाहिए। और ये हमारे बुजुर्ग अगर नहीं बता पाए आज तक, तो हम महिलाओं, आज के जनरेशन पे ये निर्भर करता है कि आप जो अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं, तो उनको आज से अभी से समझाइए कि तुम्हारी बहन भी तुम्हारी इक्वल है और वो तुम्हारे समान ही, जितने लाडले तुम हो उतनी ही लाडली वो है। बिल्कुल, बहुत सही जितना बोले मैंने हैं। तुम्हें पढ़ाया उतना ही उसे भी पढ़ाया है, जितनी इज्जत तुम्हारी है उतनी ही उसकी है। तो बच्चा अगर बचपन से ये चीज़ घर में सीखेगा, बाहर भी वो वही करेगा। और अगर कुछ गलत उसे, ये जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग ही कह रहे हैं वो सही है, अगर बुजुर्ग भी उसे कहते हैं कि तुम अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह अपना रेट लगाओ, तो उसके अगर संस्कार में ये शुरू से आ गया तो वो खुद कहेगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बिकाऊ नहीं। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आप एक पिता भी हैं और सामाजिक एक कार्यकर्ता भी हैं और एक पुरुष है, तो आपका ये इस विषय में क्या कहना है? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि महिलाएं जो हैं, ये महिलाओं के ऊपर फिर आता है कि वही डिमांड करती हैं दहेज की बात। क्या इस तरह की सोच जो समाज में बना हुआ है, क्या ये सही है? देखिए, सोच नहीं, यह सच्चाई है। महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण महिला ही करती है, और ख़ास करके दहेज के मामले में। जैसे ही कोई बच्ची शादी करके आती है बहू, तो उसका बक्सा कौन खोलता है? कोई ससुर, कोई उसका भैंसुर, कोई देवर नहीं खोलता है। उसका सास ननद बक्सा खोला, साड़ी ऐसा है, कपड़ा ऐसा, मान इतना उसको, एक नया गेस्ट आया था, उसको बढ़िया से हम लोग को आदर करना चाहिए था, सत्कार करना चाहिए था, लेकिन हम उसी समय से उसके साथ तिरस्कार और दुर्व्यवहार शुरू कर देते हैं, जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा खाई बन जाता है और लगातार कई विवाद और फिर तलाक और डाइवोर्स तक मामला चला जाता है। इसलिए पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को कॉन्शियस होना है दहेज के लिए, और दहेज के लिए महिला प्रेरित भी करती हैं पुरुष को। अच्छा, पुरुष को महिलाएं ये करती हैं। भाव्या, आपके पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जिसमें आपको पता चलता होगा कि दहेज संबंधी जो समस्याएं आती हैं, या जो रिकॉर्ड कहता है या स्टैटिस्टिक्स कहता है, तो उसमें आप बताइए कि क्या है और कैसे इसको रोका जाए, किस तरीके से? सबसे पहली बात तो ये होती है, जब हम लोग बात ये कर रहे हैं ना यहाँ पे कि महिलाओं की दुश्मन महिला हैं, ये मैं मानती हूँ। और एक जो ये भी है ना, जो एक बहुत बड़ा सर्कल है, अगर हम लोग एक महिला को ही हटा लें जो कि दहेज उत्पीड़ना से गुजरने वाली थी, तो वो नहीं करेंगी आगे, वो नहीं करेंगी। और जो रेट है वो हमारे पास लॉ होने के बाद भी, बहुत नॉलेज होने के बाद भी, हर 90 आवर के अंदर एक महिला इंडिया के अंदर हर 1 घंटे के अंदर वो जलती हैं। ये इसके कारण अभी अगर सबसे ज़्यादा देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा रेट 2000 से ज़्यादा रिपोर्ट जाता है, यहाँ पे रिपोर्ट जा रहा है, एडमिनिस्टर हो रहा है रिपोर्ट दहेज के लिए। लेकिन यहाँ वो सबसे ज़्यादा है यूपी में, फिर उसमें बिहार में, और फिर बहुत सारे स्टेट हैं। इंडिया अभी भी बहुत डेवलप कर रहा है इंडिया, लेकिन इतने छोटे से प्रॉब्लम को हम लोग नहीं समझ पा के, हम लोग एक जो इक्वल समाज है, एक फीमेल है और एक मेल है, दोनों को ही ऊपर नीचे कर दे रहे हैं इस दहेज के कारण। तो ये चीज़ है। और जो रेट है वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो अभी भी दहेज बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फेक जो रिपोर्ट होते हैं वो भी दर्ज कर दिया जाता है, जिसके कारण ये होता है जो जेन्युइनली जो चाहता था कि हमारे साथ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनका नहीं हो पाता है क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका एक और प्रॉब्लम है। तो सबसे सल्यूशन इस प्रॉब्लम का मेरे नज़र में यही होगा कि हम लोग उसके बारे में अच्छे से बात करें, जागरूकता फैलाएं। स्कूल में बहुत सारा हम लोग को ये ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसके कारण सब लोग जाने कि हाँ दहेज क्या है सोसाइटी में, क्या उसका प्रॉब्लम है और उसका क्या इफ़ेक्ट्स है। तो मुझे बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया सुझाव है आपका, और लगता है कि सभी लोगों का विचार यही होगा, क्योंकि हम आधी आबादी हैं
और आधी आबादी का बहुत सारे हक होते हैं और लड़कियों को कम से कम शिक्षित कर दिया जाए, स्वावलंबी कर दिया जाए। और जैसा कि आपने कहा है भाव्या भी कि वो जागरूकता की बात है और स्कूल लेवल में और कॉलेज लेवल में। तो रश्मि जी, समय हमारे पास कम है, तो चलने के पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप सुझाव दीजिए कि आप एक इंस्टीट्यूशन में आप किस तरीके से इसमें अपने जो है भागीदारी इसमें दिखा सकती हैं। मैं फिर से युवा पीढ़ी जो हमारे देश के हैं, फिर से वही बात कहूँगी कि काबिल बनो, आश्रित मत बनो। ये चीज़ अगर हर युवा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, याद रखेगा तो खुद ब खुद अपने आप को स्वावलंबी बनाएगा। और स्वावलंबी एक बार इंसान बन गया तो वो दहेज प्रथा की ओर नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं हर एक युवा पीढ़ी से यही कहूँगी, अगर फीमेल भी स्वावलंबी है, काबिल है, आश्रित नहीं है, तो वो खड़ी हो जाएगी कि मुझे दहेज नहीं देना है, मुझे विवाह के लिए नहीं जाना है। शादी विवाह दो दिलों का मिलन है, ना कि पैसे का लेन देन है। उस चीज़ को रोकना है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप ये दो परिवारों का मिलन है और दो आत्माओं का मिलन है, तभी एक शादी का अर्थ होता है। प्रेम कुमार जी, आप बताइए कि इसमें जो है समाज के दायित्व है और आपका, हमारा सबका दायित्व है। चलने के पहले आप अपना एक विचार दीजिए। देखिए, दहेज को पूर्णतः समाप्त करने के लिए हमें इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देना होगा और जाति मुक्त समाज का स्थापना करना होगा। क्योंकि दहेज इसलिए भी है कि हमको अपने कास्ट में ही लड़का तय करना है, तो डिमांड हाई रहता है। लेकिन अगर ब्रॉड स्कोप हो जाए, जात का यह जो बंधन है खत्म हो जाए, तो दहेज स्वतः समाप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया सुझाव है। नुपुर जी, आप अपना विचार दीजिए। मैं तो फिर से एक बार यही कहूँगी कि हम लोग आधी आबादी हैं। मैं महिलाओं के बीच जागरूकता लानी चाहूँगी कि अगर वो जागरूक हो जाएं और वो अपने दिल से ये प्रण कर लें कि हमें दहेज हटाना है, तो वो अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देंगी, स्वावलंबी बनाएंगी और अपने अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे कम पढ़ी हों चाहे ज़्यादा पढ़ी हों, वो अगर अपने अंदर ये लाएंगी भावना कि हमें दहेज को रोकना है, तो दहेज खुद ब खुद जड़ से ख़त्म होगा। और ये जो अभी प्रेम जी ने कही है जाति प्रथा हटाने की, तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि जाति प्रथा की भी कुरीति हटेगी और दहेज प्रथा, बहुत बढ़िया, एक साथ। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि इस परिचर्चा में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आश्रित मत बनिए, काबिल बनिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। और जैसे कि प्रेम कुमार जी का है कहना है, और इससे मुझे लगता है सभी लोग सहमत होंगे कि अपने जाति में शादी के बंधन में ना बंधकर अगर प्रयास करके हम अंतर्जातीय विवाह करें, और उसमें हमारा लगता है अंतर्जातीय विवाह करने से कुछ समस्याएं समाधान होंगी। और भाव्या का जैसे कहना है कि सबसे पहले है कि इसके बारे में गलत प्रचार प्रसार भी होता है और कई बार गलत तरीके से फंसाया जाता है। तो कम से कम हम ये भी नहीं करें कि किसी नए बंधन में जब बनते हैं उससे व्यक्ति को हम बिना गलती के उसको सज़ा और उस परिवार को सज़ा ये करें, तो उसके वो भी ना हो। हमारे स्टूडियो में इस विषय पे बात करने के लिए प्रेम कुमार जी आप आए, रश्मि जी आप आई, भाव्या जी आप आई और नुपुर जी आप भी आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इतने मतलब हमारी जो ज्वलंत समस्या उस पर हम लोग ने बात की और दर्शकों को एक निष्कर्ष भी मिला कि शादी एक मधुर मिलन है और इसको एक मधुर यादों की तरह अपने जीवन में रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप सभी लोग को फिर से एक सुझाव है कि दहेज मुक्त समाज बनाइए और जीने दीजिए और खुद भी जिए। सरोकार में अब आज का विषय ही समाप्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। विदा दीजिए, नमस्कार।